बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आज़म आराई। नाजरीन, आज कुछ अहम खबरों पर हम बात करने वाले हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची के सरकमस्टेंसेस और पॉलिटिकल सरकमस्टेंसेस बड़े मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ चुके हैं। कराची में कहीं जो है ना वो आग जली हुई है और कहीं पुलिस की वर्दी में जो है ना वो मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं और साथ साथ बिजली की कीमतों में भी एक वाज़ेह कमी देखने में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की टैरिफ में एक कमी की है और उस पर एक बाकायदा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बिजली की कीमतों की जो है ना उस पर बात की और उसके ऊपर तालियां भी ज़ाहिर है बजनी थी और तालियां बजी भी। लेकिन बात वही है कि जब आप किसी भी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और फिर थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, लेकिन आवाम को वो रिलीफ भी उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और आगे गर्मियाँ हैं और गर्मियों में वैसे भी बिजली कंजप्शन बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बिजली की जो कीमत है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कीमतें कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, यहाँ मैं कहूँगा कुछ ममालिक में है, जहाँ पर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने पर आपका जो फेयर है यानी कि आपका जो टैरिफ है वो बढ़ जाता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन बिजली की कीमतों में एक वाज़ेह कमी देखने में आई है और बिजली की कीमत फ़ी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 7 रुपये और कुछ पैसे जो है वो कम कर दी गई है ओवरऑल बिजली की कीमत की जो बेसिक जो टैरिफ है उसके ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर एक हमारे जो कराची की पहले जो यहाँ पर हाफिज़ साहब थे, यानी कि जो कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी कराची थे वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए और उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे और तहरीक चलाएंगे कि हक दो पाकिस्तान को। और हक दो के जाहिर है उनकी जो तहरीक है उसका नाम ही हक दो है, तो मुख्तलिफ किस्म की तहरीक जो है वो चलाते रहते हैं। उस पर उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद एक और तहरीक चलाएंगे कि हक दो पाकिस्तान को, हक दो आवाम को, और उसी तहरीक को हम आगे लेकर चलेंगे। उनका बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि ये जो बिजली की टैरिफ में बिजली की कीमतों में जो कमी आई है 7 रुपये कुछ पैसे, इसको हम खैर मकदम करते हैं और ये सिर्फ आगाज़ होना चाहिए, इख्तिताम नहीं, यानी कि ये सिर्फ आगाज़ होना चाहिए और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी आनी चाहिए। और वो कहते हैं कि गुंजाइश मौजूद है बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का। हम पेट्रोल पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं, हम अगले प्रोग्राम में अपने पेट्रोल पर बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी बिजली के ऊपर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम परवेज़ साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मुस्लिम परवेज़ साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ये जो आज बिजली की कीमतों में कमी देखी गई है, उसके ऊपर एक इवेंट हुआ, उसके ऊपर दाद वसूल की गई, तो ये आवाम के लिए ये जो कमी की गई है 7 रुपये कुछ पैसे की, ये काफ़ी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे नहीं पता दाद किसने दी और किसने वसूल की, ये तो आप बता रहे हैं, मेरी इतला में नहीं है ये बात। अलबत्ता ये कि कल भी हाफिज नईम ने एक पैगाम दिया और आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि ये जो किया है इन्होंने ये बहुत थोड़ा किया है, जितनी ज़रूरत है उससे कम है और आइंदा भी इनको जो है वो ये करना होगा कि मजीद कमी करें, इसलिए कि सिस्टम में जितनी भी खराबी की गई है वो सारी इन्हीं हुकूमतों की है। 1994 से शुरू होने वाला ये सिलसिला जो है वो आज तक जारी है और इसके नतीजे में इन्होंने बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाया है, जो इन तमाम तीनों पार्टियां जो हुकूमत करती रही इस दौरान उनकी हुकूमतों में शामिल रहे हैं और उनके साथ जो है वो टाइकून्स बन रहे हैं और बन चुके हैं और पहले से भी सरमायादार लोग हैं। तो ये तो सारी जो है इन हुकूमतों की गैर जिम्मेदाराना वो रवैये हैं जिन्होंने अपने साथियों को बहुत सारे फवाइद पहुंचाने के लिए ये IPPs को बनाया। देखिए, अगर इनको ये मालूम था कि इनकी तरसीली कैपेसिटी जो है वो 20-22 हज़ार से ज्यादा की नहीं है और खपत जो है सर्दियों में जो है वो इतनी ही होती है, ज्यादा 14,000 कैपेसिटी की जो है हमारी खपत होती है और गर्मियों में जो है वो 20-22 हज़ार की होती है, जबकि तरसीली इस्तात नहीं है, तो इन्होंने जो है वो इतनी सारी कैपेसिटी की जो है वो क्यों जो IPPs जो है वो लगाई और उनके साथ मुआहदे किए। पहला सवाल तो ये है और दूसरी बात ये है कि फिर इन मुजरिमों को कौन पकड़ेगा और कौन जो है इनसे वो पैसे वसूलेगा जो ये कमा कर यहाँ से ले गए हैं।
तो इसलिए जिन्होंने दाद दी है वो भी मेरा ख्याल है इन मुजरिमों के साथी हैं, जिन्होंने दाद वसूल की है उनको भी अपना एहतसाब कराना लाजमी है कि वो ये बताएं। बाकी रही ये बात कि इन्होंने कुछ कमी कर दी है, ये बिल्कुल अच्छा किया है, इनको मजीद कमी करनी चाहिए। इस पर जो है वो राइट था अवाम का, जो इन्होंने किसी हद तक उनको वापस किया है। मजीद जो उनकी वापसी है वो भी जरूरी है, और जो पिछला लूटमार हुई है उसका एहतसाब भी जरूरी है, उसका एहतसाब होना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ चूंकि एहतसाब का निज़ाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है। अगर एक दफा ठीक से एहतसाब हो जाए और पता चले कि हाँ भाई ठीक है, ये गलती यहाँ पर हुई है और इस गलती का खमियाजा जो है जिसने की है उसने भुगता है, और जिसने उससे फायदा उठाया उस फायदे को उसने वापस किया है, तो फिर तो ठीक हो जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा और आखिर तक जो है मुल्क बिल्कुल बेहतरीन हालत में जाकर सब कुछ इसका हो जाएगा। ख्वाह वो सफाई का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, हॉस्पिटल्स का निज़ाम, यानी जितने भी तरीके हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और फिर किसी को एहतिजाज की भी शायद नौबत ना आए। लेकिन अगर ये बात नहीं होगी तो फिर जो है तो ये बात ठीक होगी कि इन लोगों से वसूलना जरूरी है, और इसके लिए जमात इस्लामी ने अपने कारकुनों की कुर्बानी दी है। वो धरना भी सबको याद रखना चाहिए जो यहाँ शाहराह फैसल पर हुआ है और जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए और एक जान भी गई, और वो भी याद रखना चाहिए कि जो इस्लामाबाद में जो है वो 14 दिन का धरना हुआ है, 16 दिन का धरना हुआ और उसके नतीजे में जो एक माहिदा तय पाया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जमात इस्लामी को क्रेडिट दे दें, लेकिन जमात इस्लामी की जिद्दोजहद जो है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, लेकिन भरपूर मिलना चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। और उसी सूरत में मुमकिन है कि जब उन IPP से सारी की सारी जितनी उनकी वो है जो उन्होंने नाजायज राय से कमाई है वो भी कौम को वापस करें, लोगों को वापस करें जिन जिन के बिलों में लिए, और जो जो ज्यादतियां कर रहे हैं ये लोग, देखिए इनकी अपनी इस वक्त भी जो कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है। हाइडल के जरिए से, थरकोल के जरिए से, या मुकामी कोयले के जरिए से, विंड के जरिए से, यानी बहुत सारी जो है बहुत सस्ती इनके पास बिजली जो है वो अवेलेबल है। और अब तो जब से इस सोलर सिस्टम आया है तो तकरीबन मेरा ख्याल ये है कि होने जा रहा है वो को 8-10 हज़ार मेगावाट जो है वो मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल हो जाएगा अभी जो है उसकी पैदावार। तो ये सारी चीजें मिलकर इनकी तो कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाती है, मजीद किसी IPP की जरूरत नहीं है। और रही ये बात कि उनके साथ जो मुआहदे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि वो मुआहदे जो है वो किस तरीके से किए गए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, उनको जो है लाजमन ठीक से कोर्ट में लाया जाए, बात की जाए, और जिन लोगों ने इससे पैसे बनाए हैं उनको भी मेरा ख्याल ये है कि काफी मुनाफे हो चुके हैं, उनको अब बस कर देना चाहिए। उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और उसमें पता चलना चाहिए कि किस किस ने कितनी जो है वो कैपेसिटी के वो लगाए थे प्रोजेक्ट, और कितनी उसमें जो है वो प्रोजेक्ट नहीं थे और उन्होंने जो है कैपेसिटी शो करके जो है उससे पैसे लिए हैं। तो ये तो एक इंतहाई नाजायज बात थी, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई उसके भी पैसे जो है गरीब आवाम ने दिए हैं। ये किसी सूरत जो है किसी दुनिया के मुल्क में ना ऐसी और इस तरीके की लूटमार हुई होगी और ना आइंदा कभी देखी जा सकेगी, और वो भी एक ऐसे मुल्क में जो इंतहाई गरीब मुल्क है और डेवलपिंग कंट्रीज में आता है और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाता है आजकल, और इंतहाई गरीब मुल्कों से इंटरनेशनल जो IPPs हैं उन्होंने काफ़ी एक खतीर रकम जो है वो कमाई है। जी, ये पावर प्रोवाइडर जो है इंटरनेशनल IPP जिन्हें हम कह रहे हैं, मेरे भाई ये खतीर रकम आपके बकौल कमा ली, लेकिन ये एक गरीब मुल्क नहीं है। मैं आपको बता दूं ये इतना रईस मुल्क है, इसको चलाने वाले जो हैं उन्होंने इसको गरीब रखा हुआ है, और जो उन चलाने वालों को लाते हैं उन पर कमांड करते हैं, और वो यकीनन बैरूनी कुव्वतें हैं, वो यहाँ की कुव्वतें नहीं हैं, वो बैरूनी कुव्वतें जो इन लोगों को लाती हैं, जिनके ये वहां पर जाकर तलवे चाटते हैं और उनसे जो भीख मांगकर जो अपने लिए इख्तियार लेते हैं, वो इस मुल्क की जितनी भी दौलत है उसको लूट कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ ना मादनियात की कमी है, यहाँ ना नौजवानों की कमी है, ना यहाँ जो है मेहनत कश अफराद की कमी है, ना यहाँ मैदान है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है। कौन सी चीज ऐसी है दुनिया की नेमत, फल है, फ्रूट है, हर चीज है दुनिया की कोई एक नेमत कोई बता दे कि जो दुनिया में मैसर है और वो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का शायद अमीर तरीन मुल्क है,
जिसको दानिस्ता गरीब तरीन रखा हुआ है, इसकी भी जवाबदेही इन्हीं लोगों से जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 1947 टू टिल नाउ हुकूमत कर रहे हैं, वो जवाबदेह हैं और उनको जवाबदेह होना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों इस तरीके से लूटमार कर। अगर ये लूटमार छोड़ दी जाए, आप यकीन करें कि हर फर्द जो लूटमार कर रहा है वो भी, और जो बेचारा गरीब मेहनतकश अपने पसीने की कमाई खाकर बमुश्किल अपना गुजारा कर रहा है, वो भी सारे के सारे रईस हो जाएं। वो भी उतने ही रईस होंगे जो ये समझ रहे हैं कि हम लूटमार करके रईस हो रहे हैं। नहीं, वो भी उतने ही रईस हो जाएंगे जितना वो तवक्को और तसव्वुर कर सकते हैं। इतना रईस मुल्क है ये, लेकिन दयानतदारी से सारे हो जाएंगे, सारे के सारे। और मैं ये कहता रहा हूं, अरसे दराज से मैं कह रहा हूं, पता नहीं साल 30 साल गुजर गए, 40 साल के पाकिस्तान वो मुल्क है जहां के वीजा के लिए लोग लाइनें लगाया करेंगे, और इंशाल्लाह ऐसा एक दिन जरूर आएगा। वो दिन कब आएगा? मुझे ये, जब हम छोटे थे ना, तो वो छोटे थे तब भी ये सुनते थे कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आज भी ये सुनते हैं, आज खुद प्रोग्राम करके कर रहे हैं और यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा? ये नाजुक मोड़ उस वक्त खत्म होगा जब हमारे सारे मीडिया के लोग भी उसमें शरीक हो जाएंगे, सारी अवाम भी शरीक हो जाएगी, सारे मेहनतकश भी शरीक हो जाएंगे, सारे हुकूमती जराए और सब लोग शरीक हो जाएंगे कि नहीं, अब हमें इस मुल्क को जो है वो बिल्कुल मुल्क बनाना है और हमें दयानतदारी से यहाँ पर काम करना है और काम करेंगे। और हमें कोई भी चीज जो है वो करप्शन नहीं करनी। देखिए, करप्शन सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि किसी ने रिश्वत लेकर कोई काम कर दिया। करप्शन इस चीज का भी नाम है कि मेरी ड्यूटी तालीम के लिए है, मैं स्कूल का उस्ताद हूं, मैं वहां स्कूल में नहीं जाता हूं, या 10-11 बजे चला जाता हूं, कभी हाजिरी लगाई और घर वापस आ जाता हूं। कॉलेज में इसी तरह मैं जाता हूं, यूनिवर्सिटी में मैं इसी तरह पढ़ाता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। हर शख्स अपनी ड्यूटी को जब पूरी तरीके से अदा करेगा तो वो फिर ये कहलाएगा कि नॉन करप्ट है। हम सारे करप्शन को किसी मखसूस अंदाज में देखते हैं। करप्शन तो हर जगह मौजूद है। अगर हम अपनी उस ड्यूटी को, जो मेरी ड्यूटी है, पूरी तरह अदा नहीं करता तो मैं करप्ट हूं और मैं करप्शन कर रहा हूं। अपनी ड्यूटी को हलाल तरीके से, जायज तरीके से अदा करना शुरू कर दूं। इस मुल्क में बेशुमार और बेतहाशा वसाइल हैं जो सब में फिर तकसीम होंगे तो जो है खुशहाली आएगी, नौनहाली आएगी। और वो वक्त आ जाएगा जिसके लिए आप अभी मुझसे कह रहे हैं। कब आएगा? वो एक दिन में भी आ सकता है और एक महीने और एक साल में भी आ सकता है। सारी कौम और ऐसा भी मुमकिन है कि कई सौ साल लग सकते हैं। कई सौ साल वाली बात कम से कम मैं तो ये तवक्को नहीं कर रहा कि कई सौ साल लग सकते हैं, इसलिए कि बिलाखिर रब ताला की इतनी बड़ी सुन्नत नहीं है। हमने देखा है कि नूह की दौर में भी इनकलाब आ गया और यूनुस के दौर में भी इनकलाब आ गया, और इनकलाब जो है वो आते रहते हैं और तबाहियां। मैं नहीं चाहते कि हम जो है गैर मखजूब में शामिल हो जाएं। वला ज़ालिन हम हैं, गुमराह हम हैं, राय रास्त से हम भटके हुए हैं। हम तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, राय रास्त पर आ जाएं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना मखजूब हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सैकड़ों साल नहीं लगेंगे। अच्छा, एक बात है मुस्लिम परवेज साहब, मैंने काफ़ी अरसे से ये पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, इलेक्शंस को देख रहे हैं। आखिर क्यों जमात इस्लामी इतना काम करती है, हर एहतजाज में शरीक होती है और तकरीबन एहतजाज की कॉल देती है, हक दिलवानी की बात करती है, और जितने भी अवामी मसाइल हैं, बहुत सारे अवामी मसाइल जिनके ऊपर जमात इस्लामी एक स्टैंड लेती है, लेकिन क्यों आखिर जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलता, वोट नहीं पड़ता? इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए। आप बहरहाल मीडिया के फर्द हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि जमात इस्लामी जो है इस वजह से उसको वोट नहीं डलता। देखिए, अभी हम लोगों की भी पर्सनल एनालिसिस होंगी भाई, इसी बात का तो अभी शोर जो है वो जमात इस्लामी कर रही है कि फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। और फिर सिर्फ जमात इस्लामी ये बात नहीं कर रही, मजे की बात यह, जो हुकूमत में बैठे हुए वो भी यही बात कर रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग भी ये बात कह रही है, पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है, पीटीआई भी ये बात कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान मोहतरम जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। कौन सा फर्द है जो ये बात नहीं कह रहा है कि 45 के 47 जीता है और 47 को जितवाया गया? तो फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब का जब इलेक्शन के फौरन बाद जब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने चंद जो है वो हल्के उन्होंने बताए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मेरा सवाल पूछने का ये था कि मेजॉरिटी वोट्स आप लोगों को क्यों नहीं मिलते, जबकि लोगों ने देखा है कि आपने कोरोना के टाइम पर खिदमत ने बहुत काम किया। ज़ाहिर अंडर अम्ब्रेला जमात इस्लामी के ही है, बहुत सारे आप लोगों के ऐसे काम हैं जिसको लोग सराहते हैं, और लोगों ने मीडिया पर बड़ी पजीराई भी दी है आप लोगों को कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद गज़ा के लिए
यमन के लिए, मुख्तलिफ ममालिक जितनी मुस्लिम ममालिक की, कश्मीर के लिए आप लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया और आज भी आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को मीडिया बड़ी पजीराई मिली, कोरोना में बहुत पजीराई मिली आप लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी मेजॉरिटी वोट्स आप लोगों की तरफ नहीं आते। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हम तारीख की तरफ वापस चले आते हैं। जिस हवाले से आपने हाफिज नईम का नाम लिया है, तो कराची के अमीर थे उस वक्त, तो कराची ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। ये तो रिकॉर्ड पर है भाई मेरे मौजूद। बल्दियात में ना, बल्दियात में, बल्दियात में। जी, बल्दियाती की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त वो यहाँ पर थे तो सबसे ज्यादा वोट लिए थे। तो अब उसके अलावा और क्या करें फिर? ये बात कहना कि जी क्यों वोट नहीं मिलते, ये तो एक अजीब सी बात है। वोट तो दिए गए हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिला, ये एक सवाल हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि 45 और 47 की कहानी जो है वो सामने आ गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी जो एहतजाज, सवाल बहुत सारे कर लें, आखिरी ना करें जी। अच्छा, एहतजाज की कॉल दी थी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने कि ईद के बाद जो है वो एहतजाज करेंगे। क्या वो एहतजाज दोबारा अभी वो एहतजाज होगा या ये जो कीमतें कम हुई हैं उस पर एहतजाज मौखर किया जाएगा? आज हाफिज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये फरमाया है, कराची से की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वापस जो है मरकज़ जमात जा रहे हैं और उन्होंने ये फरमाया है कि वहाँ जाकर वो मशवरा करेंगे और फिर जो है एक कॉल देंगे पूरे मुल्क के हवाले से। देखिए इंशाल्लाह चंद दिन इंतजार कर लीजिए, आपको इतला आ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि कीमतों में जो है ना वासे कमी देखने को आई है और कीमतें अगर इसी तरह कमी होती रही तो आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दोबारा जिस तरह परवेज़ साहब ने बात की कि हमारे यहाँ पर एक मसाइल ऐसे हैं कि IPPs जो एक बिजली पैदा ही नहीं कर रही, उसके ऊपर उनको वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस, यानी कि मेरे पास मशीन बड़ी है, भले मैं उसको चलाऊं या ना चलाऊं, लेकिन मैं मशीन बड़ी ख़रीदी है, इसके पैसे आवाम अदा करेगी। ये एक अजीब चक्कर है। खैर, इसके ऊपर एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है। नाजरीन, आजकल लोग होशियार हैं, वो लोग ख़ास तौर पे जवान लोग होशियार रहना चाहिए उनको, क्योंकि आजकल लोग हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। और कराची में 2 जाली पुलिस एहलकार पकड़े गए जिनके विक्टिम सिविल एविएशन सोसाइटी और कुछ सरकारी लोग भी हैं। पुलिस एहलकार कुछ खवातीन के साथ मिलकर फौश जो वेबसाइट है, फौश एप्लीकेशन है, उस पर अपना अकाउंट बनाते और लोगों को उस पर फांसते, फिर उनसे मिलने जाते या उन्हें मिलने के लिए बुलाते और फिर उनको अगवा कर लेते, उनकी वीडियोस बनाते और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगते। नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इमदाद अली लगारी साहब। इमदाद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इमदाद, क्या माजरा है, ज़रा हमें बताएं कि क्या माजरा है, किस तरह लोगों को हनी ट्रैप किया जाता है और किस तरह लोग फंस जाते हैं? सरकारी मुलाजिम भी फंस गए? जी बिल्कुल, ये थाना जो गुलशन इकबाल की बड़ी बेहतरीन कार्रवाई है, SHO की दबंग कार्रवाई है। खुफिया इत्तला पर जो है ये कार्रवाई की गई है। देखें, ये जो मुलजिम थे जिनको अरेस्ट किया गया है, ये डिजिटल जो है ना प्लेटफॉर्म साइट का इस्तेमाल करते हुए जो है ना दर्जनों टिकेटी और अगवा की वारदातों में ये जो है जी पाए गए। अच्छा इमदाद, मुझे बताइए कि इनको ट्रैक कैसे किया, कैसे क्या क्या चीजें बरामद हुई? सबसे मुझे बताएं कि इनको पकड़ा कैसे गया? जी बिल्कुल, देखें, इनको जिस घर के अंदर इन्होंने टिकेटी की थी 6 मार्च को गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में, वहाँ घर के अंदर दाखिल होकर मुसलमान ने जो है 4 मोबाइल फोन्स, 1 LCD टीवी, सोने, जेवरात और नकदी जो है रकम लूट कर जो है वो एक मुतासर शख्स को जो है अगवा करके कराची के मुख्तलिफ ATM से जो है वो पैसे निकाले गए। तो थाना SHO जो है गुलशन इकबाल, उन्होंने जो है CCTV फुटेज की मदद से जो है इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। तो अभी तफ्तीश में क्या क्या चीजें बरामद हुई उनसे? देखिए, तफ्तीश तो जारी है। तफ्तीश अफसर बताते हैं कि रहीम यार खान में भी इनके मुकदमात जो है वो दर्ज है, इनके ऊपर 3, कराची में भी इनके मुकदमात के ऊपर जो है वो के ऊपर जो है मुकदमात दर्ज है। तो अभी मजीद तफ्तीश जारी है। लेकिन ये जो गिरोह है, ये देखा जाए तो माजी में भी कई मरतबा ऐसे हो चुका है कि इसी तरह यूनिफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मासूम शहरियों को लूटा गया, अगवा करके उनसे पैसे लिए गए। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं अभी तक जो है इसके ऊपर जो है वो खामोश हैं। चाहिए इनके ऊपर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि चेकिंग बैलेंस रखा जाए। यूनिफॉर्म इतने आम मिल जाते हैं। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था, ये सब चीजें मिल कहाँ से रही हैं?
बैजेस, यूनिफॉर्म और मुख्तलिफ किस्म के यूनिफॉर्म, मुख्तलिफ किस्म के बैजेस, हर चीज़ जो सरकारी लोगों को मिलनी चाहिए वो आम लोगों तक कैसे रसाई है इसकी? देखिए, ये बहुत आसान है। आप किसी भी दुकान में चले जाते हैं तो आपको बगैर किसी इदारे के लेटर के हेड के बगैर वो चीजें मिल जाती हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो, बैचेस हो, ये आराम से मिल जाती हैं। तो इदारों को चाहिए इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा सख्ती करें, चेकिंग बैलेंस करें कि विदाउट जो इदारे का जो लेटर हेड होता है उसके बगैर कोई चीज ना करे। लेकिन माजी में भी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डीआईजी जब ये हमारे एसएसपी साहब थे, उन्होंने भी इसी तरीके से एक बहुत बड़ा नेटवर्क को जो है पकड़ा था। उनमें भी यही यूनिफॉर्म इस्तेमाल किए गए, यही असला बरामद उनसे हुआ। जो शहरियों को जगह माल बनाया जाता था, अगवा किया जाता था, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता था और भारी रकम लेकर उनको जो छोड़ा जाता था। तो हमारे लिए बड़ा सवाल है, हमारे इदारों के लिए, इनको चाहिए कि हमें कुछ सीखना चाहिए। ये तो आम हो गया है आजकल शहरियों में कि शहरी महफूज रही है। अच्छा, इस तरह आपने बताया कि इस तरह के बड़े वाक़यात जो है ना वो यकीनन हुए हैं कि जिसमें यूनिफॉर्म पहनकर, और आपको वो वजी भी याद होगा जिसको कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो फिर ज़मानत पर बाहर आया और फिर दोबारा जो है ना वो पुलिस का एक एसपी या अफसर बनकर घूमता रहा, यहाँ तक कि उसके पास पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। और अभी कुछ दिनों पहले तो एक ये भी खबर बड़ी चली थी कि कई साल तक एक शख्स पुलिस में शायद वो एसपी या डीएसपी बना रहा, खैर उसको स्क्रूटनी करके फिर जो है ना वो पुलिस के महकमे से निकाला। ये एक वाकई अहम सवाल है। अच्छा, जो मज़ीद हम बात कर रहे थे कि इनके पास से कोई नकदी या और चीज़ें बरामद हुई। इन्होंने बताया कि हम किस तरह लोगों को कितने लोगों को हमने फंसाया, और सरकारी जो लोग हैं क्या उनके बारे में कोई बात की इन्होंने कि हमने सरकारी जो लोग हैं वो एक्चुअली थे कौन? देखिए, इस पे तो तफ्तीश जारी है। जो तफ्तीशी अफसर हैं वो इनसे तफ्तीश जारी है इनके साथ। लेकिन जो लोगों को जिस तरीके से फंसाया जाता था, ये वेबसाइट बनाकर, जाली वेबसाइट बनाकर लोगों को जो है वो उनके कस्टमर्स जैसे क्लाइंट्स डिलीवर करते हैं, कोई पार्सल अगर आप मंगाते हैं तो उसी पार्सल के हवाले से इनसे बात की जाती थी, कस्टमर को उनके घर तक इनकी रसाई होती थी। उसके बाद घर में घुसकर जो है वो घर रुपये के साथ साथ उनको जो है जगह माल बनाया जाता था। पैसे से लेके जेवरात हो गए, कीमती चीजें लेके बाहर फिर फरार भी हो जाती थी। अच्छा, ये मुल्जमान जो थे ये इतने शासन मुल्जिम है कि इनको ये पता होता था कि हमें किस तरीके से वारदात करनी है। देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है कि एक पुलिस अफसर की यूनिफॉर्म पहनकर और उनके बैचेस इस्तेमाल कर गाड़ियां, डबल प्लेट्स सारी यानी हमारे खास ऑफिस करने वाले इदारों की जो इस्तेमाल हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा बहुत सबक है। लेकिन इसमें थाना गुलशन इकबाल जो एसएचओ साहब है उन्होंने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई की है। उन्होंने जो मुल्जमान को जिस तरीके से ट्रैक किया, डिटेक्ट किया, उनको उन तक पहुंचे, मैं समझता हूँ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी अच्छी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इमदाद सही कह रहे हैं कि जो नईम राजपूत साहब हैं, एसएचओ गुलशन इकबाल, उन्होंने बड़ी एक कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने इनको ट्रैक किया, ट्रेस किया और फिर जाहिर है इनको गिरफ्तार भी किया और इनसे बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हुई, जो बैजेस, यूनिफॉर्म, मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म बरामद हुए। मुख्तलिफ किस्म की वारदात, मुख्तलिफ किस्म के ये चीज़ें करते थे। लेकिन ज़्यादातर इनका जो वो हथकंडा था वो ये था कि ये वेबसाइट्स पर, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर हनी ट्रैप के लिए लोगों को फांसते, उनको मिलने के लिए बुलाते या उस जगह पर जिस जगह पर वो शख्स होता उससे मिलने के लिए जाते और उनको वहाँ पर यूनिफॉर्म पहनकर अगवा कर लेते और फिर उनसे मुंह मांगी रकम जो है उसका तकाजा करते। बहरहाल इसकी जाहिर है सरकारी अफसरान या सरकारी अगर लोग भी इसका शिकार बने हैं तो उन्होंने डर के मारे कंप्लेन नहीं की होगी और बहुत सारे लोग इस वजह से कंप्लेन नहीं कर पाते और वो नहीं कह पाते कि भाई हम जो है इसके ऊपर ये बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, हनी ट्रैप जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत ज़्यादा आजकल कराची में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। हनी ट्रैप के ज़रिए लोग बहुत ज़्यादा इस विक्टिमाइजेशन का जो है वो शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो हम एक और ख़बर शामिल करते हैं। अच्छा, ख़बर जाहिर है कराची से ये भी ख़बर, और जैसे कि आप लोग मालूम होगा, आपको यकीनन मालूम होगा
कि पिछले 7 दिन पहले लगने वाली आग ताहाल ना बुझा सकी। करौंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक आग का वाक़या आपको यकीनन सोशल मीडिया पर देखा होगा। तफसीलात कुछ इस तरह है कि 29 मार्च को लगने वाली आग को ताहाल अभी तक काबू ना पा सका। स्वीट सदर्न गैस कंपनी कहती है कि ये जो आग है इसके नीचे हमारा कोई गैस की पाइपलाइन मौजूद नहीं है, और कहते हैं कि बायोलिथियम गैस जो है, ये बायोमीथेन गैस जो है, ये वो यहाँ से खारिज हो रही है। और लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद यहाँ पर गैस के ज़खायर भी मौजूद हो सकते हैं। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। अभी तक हुकूमत की तरफ से इसका कोई बयान नहीं आ सका। अभी तक इस आग को बुझाया नहीं जा सका। ये मुसलसल आग लग रही है और अगर गैस के ज़खायर हैं तो वो ज़ाया हो रहे हैं, और यकीनन इससे बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर वो एरिया जो है ना वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वो एरिया सील कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कराची की आवाम जाकर पिक्चर्स ले रही है और पिकनिक्स मना रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदा कराची शाहजेब तरीन साहब मौजूद हैं। शाहजेब साहब, क्या माजरा है? आग क्यों नहीं बुझ पा रही? आग मुस्तकिल जले जा रही है। क्या हम गैस ज़ाया कर रहे हैं या कोई और वजह है कि कोई बयान भी नहीं है हुकूमत की तरफ से कि भाई इस आग का मामला माजरा है क्या आखिर? जी आजम, कराची के इलाके कोरंगी के करीब पिछले 7 दिन से जलती हुई जो पुरसरार आग है उसको ना बुझाने की भी कुछ वजूहात हैं और बुझाने की कोशिश भी उसे की गई है, लेकिन जो हुकाम है उनकी तरफ से केएमसी जिला इंतजामिया ने प्लाट को फिलवक्त जो है वो सील कर दिया जहां पर आग लगी हुई थी, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, कैंट बोर्ड और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वहां पर तमाम सारी मौजूद हैं। इस वक्त कोई फाल आग बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही और सूरत-ए-हाल की निगरानी की जा रही है। निगरानी जो है वो स्वीट सदर्न गैस कंपनी और पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो भी कर रहे हैं, और जो कुछ माहिरीन हैं उनका ये कहना है इस हवाले से कि इस तरह की आग जो है वो अगर कुदरती तौर पर ही जलने दी जाए तो कुछ टाइम पे इसका जो एक जखीरा है, क्योंकि मीथेन गैस है बेसिकली, तो इसका जो जखीरा है वो कुदरती तौर पर ही मतलब हम जलाकर इसको खत्म कर दें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा अगर इसको जल्द से जल्द बुझा दिया जाए या बुझाने के लिए कुछ माहिरीन ने बजरी, कुछ ने जो है वो पत्थरों का और बाकी चीजों के जो उन्होंने बताए थे, अगर वो सब चीजें की जाएं तो शायद इस तरह के खतरात हैं कि ये जो गैस दोबारा लग सकती है। हाँ जी बिल्कुल, किसी और इलाके में जो ये किसी तरह का एक विस्फोट भी जो है वो इससे हो सकता है, तो उसकी जो निगरानी है वो बहुत मतलब माहिरीन जो है वो अच्छी तरीके से उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो करें। अच्छा, ये आग 29 मार्च को उस जगह पर 1200 फीट की गहरी बोरिंग के बाद शुरू हुई, जिससे गैस की नोयत और मिकदार जो है उसके हवाले से कुछ खदशात जो है वो पैदा हुए हैं। अभी अंदाजा नहीं है कि ये आग कितने दिन और चल सकती है, या उसका जो एक जखीरा है जहां से भी वो अभी उसमें जलते हुए अमल में आई है, उसका जखीरे का अंदाजा जो भी लगाया नहीं जा सका। लेकिन इसके अलावा वहां से रेत, पानी और दीगर चीजों के जो नमूने वो केमिकल जमा किए हैं उन्होंने, जी उनके लिए जो है वो भेज दिए हैं, ताकि इन चीजों को जो है वो जायजा जल्द से जल्द और सही बेहतर तरीके से लिया जा सके। अच्छा शाहजेब, ये जो आग है कितने बड़े रेडियस पर है? कुछ इसका अंदाजा है कितने बड़े रेडियस पर है? कुछ खतरा तो नहीं है आसपास की आबादी को इस आग से? नहीं, आसपास की जो आबादी है उनको इस चीज से जो है वो कुछ खास खतरा नहीं है अब तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक, लेकिन इसके अलावा 90 मीटर का जो दायरा है उस इलाके को जो है उन्होंने वो कॉर्डन ऑफ कर दिया 90 मीटर की रेडियस में, यानी कि अगर हम 90 मीटर के अंदर का एक रेडियस लगाएं तो वो जो आग है वो उसके अंदर ही है। इसके अलावा स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने कहा है कि उनकी कोई भी किस्म की कोई तंसीबात उस इलाके में मौजूद नहीं है, यानी कि नीचे से कोई उनकी कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। हाँ, गैस पाइपलाइन वगैरह जो है वो उस तरह की कोई भी चीज नहीं है। तो बाकी वो इस चीज पर भी नजर रख रहे हैं कि इस आग की वजह से गैस की जो उनकी जो दूसरी सर्विसेज हैं उस पर अगर कोई असर पड़ रहा हो तो उसके हवाले से भी फिलवक्त जो है वो मुतमईन है, इस तरह का कोई खतरा जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, मतलब ये आपने कहा बायोमीथेन गैस है। बायोमीथेन गैस तो शायद वो गैस है एक आम अल्फाज में जो हम कहते हैं कि सेवरेज की वजह से गैस पैदा हो जाती है। ये बायोमीथेन गैस, अभी तक की इतलात बायोमीथेन गैस की है या क्या पता कराची के अंदर, कोरंगी के अंदर भी जो है ना वो एक नेचुरल गैस का जखीरा मौजूद हो सकता है? बिल्कुल आजम, जब ये आग लगी तो बहुत से लोगों का जो अंदेशा था वो इस हवाले से ही था कि शायद कोई कुदरती जो है हमारे पास भी कराची जो है वो भी किसी चीज से मुस्तफीद होने वाला है, लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है अब तक की इतलात के मुताबिक मीथेन गैस ही है। अच्छा, मीथेन गैस जो है वो कुदरती तौर पर भी जो एक बड़ा जुज है जो कुदरती गैसेस में भी होती है। इसके अलावा ज़राती अमल में भी, खेतों में और मवेशियों की फजलात में भी जो है मीथेन गैस पैदा होती है। इसके अलावा गंदगी के ढेर में भी जो है मीथेन की एक बड़ी मिकदार पैदा होती है। और अलावा इसके फॉसल ईंधन जो होता है हमारा कोयला और जो हम तेल वगैरह जला रहे होते हैं, पॉसिबिलिटीज इस तरह की होती हैं कि जमीन में अगर कहीं पर कोई कोयला वगैरह हमारे पास हो, क्योंकि ये 1200 फीट जो है वो नीचे तक ड्रिल इन्होंने किया था, तो शायद इस चीज के भी कुछ खदशात हैं कि
कि कहीं कोयला वगैरह की जो है हमारे पास 12 फीट नीचे कोई ऐसी चीज हो जिसमें गैस वगैरह हो और वही फटकर जो ऊपर आई है। मिथेन गैस जो है वो तमाम जितने माहिरीन उन सब ने अभी तक मिथेन गैस को ही कंफर्म किया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब तफसीलात देने के लिए। नाजरीन, जो कोरंगी में आग लगी हुई है इससे फ़िलहाल आवाम को कोई ख़तरा लाहक नहीं है, क्योंकि उस एरिया का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 90 मीटर की दायरे का रेडियस जो है वो सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो पेट्रोलियम माहिरीन हैं और जो मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसा कि शाहजेब ने बताया हमें कि वहाँ पर एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और SSGC के माहिरीन और पेट्रोलियम मसनूआत के माहिरीन वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर जो मिट्टी के और जो ज़रात हैं उसके नमूने ले लिए गए हैं, उनका लैब टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि आया ये आग कितनी देर तक लगी रहेगी, किस चीज़ की गैस है और किस चीज़ की आग है। जिस तरह के बताया कि अगर कोई इस तरह की गैस है जैसे कि बायोमेथिन गैस है और कोई सेवरेज की वजह से लगी हुई है, या कोई कुदरती गैस है जिसके ज़खायर बहुत लिमिटेड हैं, तो उसको इसी तरह जलते रहना देना ही बेहतर होता है, ताकि वो आग जलकर यानी कि जो गैस है वो जलकर ख़त्म हो जाए और आसपास की जो ज़मीन है कहीं वहाँ जो है दाखिल ना हो और किसी और चीज़ को ख़तरा ना हो। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।